हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप क्लास 10 साइंस पार्ट फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा या कल वीडियो में हमने क्या पढ़ा। तो कल हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये कल हम वीडियो में पढ़े थे। कल के लेक्चर में ये टॉपिक कवर की गई थी और भी टारगेट उसमें दिया गया था, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन यानी वीडियो टाइम ज़्यादा हो रहा था, लॉन्ग हो रही थी वीडियो, जिसके कारण हमें उसको शॉर्ट करना पड़ा और उस टारगेट को आज के टारगेट में जोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले देख लें कि फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए हम किस प्रकार इमेज कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक ये वर्वली है, लेकिन आप इसका डायग्राम और इसका चित्र पहले ही बना चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड एट पॉइंट एफ पे बनेगा। दूसरा, अगर बियॉन्ड सी हो यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड होगा बिटवीन एफ एंड सी। तीसरी कंडीशन थी एट पॉइंट सी पे, जब पॉइंट सी पे हो ऑब्जेक्ट तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और एट पॉइंट सी पर बनेगा। चौथी कंडीशन थी बिटवीन सी एंड एफ, तो इसमें क्या था कि रियल इन्वर्टेड लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे। पांचवी कंडीशन थी एट पॉइंट एफ, तो इसमें भी रियल इन्वर्टेड हाईली लार्ज और एट इन्फिनिटी। छठवीं कंडीशन थी बिटवीन एफ एंड पी, इसमें बना था वर्चुअल इरेक्टेड लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है? छठवीं इंपॉर्टेंट है और तीसरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट केवल इसी मिरर में इमेज बनता है और वो भी पोजीशन केवल एक है जब ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी हो, जब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। छठवीं कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इमेज सीधा तथा आभासी बनता है, वर्चुअल इरेक्टेड बनता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कॉन्केव मिरर के लिए सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाती है। ये लास्ट एक ऐसी कंडीशन है। आज हमको क्या पढ़ना है? तो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं जानेंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। आप न्यूमेरिकल लगाते समय आपको हिचकिचाहट होगी, तो इसलिए हम साइन कन्वेंशन जान लें। और दूसरी बात, कल के टारगेट में ये भी रह गया था कि प्रतिबिंब तथा इसके प्रकार, यानी इमेज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है। और अगर टाइम मिला तो इसी में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस प्रकार आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं, ये भी बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको नए टारगेट क्या रहेंगे, ये वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट होगा नया टारगेट, वहाँ से भी एक फार्मूला आपको मिलेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन याद रखिएगा। वहाँ दोनों कंडीशन में इरेक्टेड बनता है और स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। एक कंडीशन में एट पॉइंट एफ होता है और दूसरी कंडीशन में एफ बिटवीन एफ एंड पी के बीच में होता है। एट पॉइंट एफ तब होता है जब कॉन्वेक्स मिरर में कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो, अनंत पे रखी हो। और बिटवीन एफ तथा पी के बीच में तब होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तथा मिरर के पोल के बीच में कहीं भी रखी हो, तब होता है आपका बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। वो भी आपका इमेज रियल और वर्चुअल और इरेक्टेड होता है, वर्चुअल और इरेक्टेड होता है। वो भी उसमें भी आपको वर्चुअल इरेक्टेड इमेज मिलते हैं, लेकिन वहाँ रियल इमेज नहीं मिलते। ये बात ध्यान रखिएगा कि रियल इमेज केवल मिलता है कहाँ पे? रियल इमेज केवल मिलता है आपको कॉन्केव मिरर में, ठीक है।
तो आज का टॉपिक और आज का नए हेडिंग आप बनाते हैं और इसको नोट करते हैं और इसको समझते हैं। इसका नाम है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, यानी कि चिन्ह परिपाठी जिसको बोलते हैं हिंदी में, चिन्ह परिपाठी, जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में आता है और न्यूमेरिकल आसान होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस आप चिन्ह परिपाठी केवल देख लीजिए कि चिन्ह परिपाठी क्या है। तो चिन्ह परिपाठी का मतलब ये है कि आप दोनों मिरर बना लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसके मिड पॉइंट पे P होता है और इधर F होता है, फिर इधर यहाँ पे क्या होता है, C होता है। और बहुत पहले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बिटवीन P एंड F, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ, जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से, स्मॉल f से लिखते हैं। और बिटवीन C एंड P की डिस्टेंस जो होती है वह होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं। तो आप क्लास 9th में कार्टेशियन पॉइंट निर्देशांक पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो इसका मूल बिंदु होता है, यानी कि जो ओरिजिन होता है, वह स्टार्ट होता है 0,0 से, और इस तरफ की जो डिस्टेंस होती है वो होती है पॉजिटिव, और इस तरफ से इस तरफ की जो डिस्टेंस होती है वो होती है निगेटिव। ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और नीचे की डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। नीचे की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव, और ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव। तो आपने देखा था कि हम हमेशा ऐसे ही दर्पण में, यानी इस प्रकार के दर्पण में ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड रखते थे। हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाता था, यहाँ पे रखा जाता था। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको U से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, U से। उसके बाद इमेज बनता था। तो इमेज दो कंडीशन में इसमें बनता था। अगर इमेज नीचे बन रहा है, कुछ इमेज आपने देखा था कि आप कुछ देखे थे कि इमेज जो है यहाँ नीचे बन रहा था, नीचे की साइड में, और एक इमेज इधर बना था, इसके ऊपर साइड में बना था। तो वो आपको बताया जाएगा अभी, उसको आप स्पेशल पॉइंट में याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे अगर इस चीज़ को नहीं सीखेंगे। एक और मिरर, उसको भी बना लीजिए, कॉन्वेक्स को भी बना लीजिए। ये कॉनकेव मिरर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर, यानी कि ये आपका किसके लिए है, कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के लिए है। किसके लिए है, अवतल दर्पण। ये ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण के लिए है। आप कॉन्वेक्स मिरर भी बना लीजिए, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर भी बना लीजिए। जैसे अंदर से पॉलिश कर दीजिए, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, यानी कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में आपको देखना नहीं है, ठीक है, बस दो ही दर्पण में देखना है, इसमें और एक इसमें देखना है। तो इसमें भी वही कंडीशन बना लीजिए। ये आपका कार्टेशियन पॉइंट हो गया, और ये आप इस तरह से इसका ओरिजिन बना लीजिए। तो यहाँ पर एक ओरिजिन होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है जो दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट होता है, ये P होता है, और इस तरफ यहाँ कहीं F होता है और यहाँ कहीं C होता है। तो ये P हो गया, यहाँ 0,0 होगा। इस तरफ की दूरियाँ पॉजिटिव होंगी, इस तरफ की नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब आपने देखा था कि इसमें ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा जाता था, हमेशा ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा जाता था, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है ये आपको बता दिया गया। उसको U से लिखते हैं, वो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और उसको U से लिखते हैं। और इमेज हमेशा इस तरफ बनती थी, हमेशा इस तरफ बनती थी, तो इमेज डिस्टेंस इधर आएगी, यानी जहाँ इमेज बनेगी वहाँ से पोल तक की डिस्टेंस होगी, वह होगी इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, और उसको V से लिखेंगे, V, ठीक है। जैसे इसमें इमेज इस तरफ बनता था, कहीं एक बार यहाँ बना था और एक बार यहाँ बना था, तो इस तरफ बनता था। तो अगर यहाँ इमेज बन रहा है
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v होगी, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो अब हम देखें ध्यान से कि किसके लिए क्या पॉजिटिव और किसके लिए क्या निगेटिव होगा। यही मेन पॉइंट आपका है, समझने का पॉइंट यही है। साइन कन्वेंशन का यही मतलब है कि कौन सी डिस्टेंस किस दर्पण के लिए पॉजिटिव और कौन सी डिस्टेंस किस दर्पण के लिए निगेटिव होगी, इसी को समझना है। किस मिरर के लिए कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और किस मिरर के लिए कौन सी डिस्टेंस निगेटिव होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ये आपका है अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी इस तरफ है, तो इस तरफ की दूरी क्या है? निगेटिव है। तो इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी? ऑलवेज निगेटिव। चाहे वो दिया होगा या नहीं दिया होगा, आप उसको निगेटिव ही लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में कहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे F = -25 सेंटीमीटर, तुरंत लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरी बात, U हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि U भी किस तरफ है? इसी तरफ है। देख रहे हैं, इसी तरफ U भी है, देख लीजिए। ये डिस्टेंस क्या होगी? निगेटिव होगी। उसके बाद अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक पॉइंट R आता है। R क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी इस साइड में होता है, तो ये भी क्या होता है? निगेटिव होता है। ये भी क्या होता है? निगेटिव होता है। अब इमेज डिस्टेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, इमेज डिस्टेंस के लिए, फॉर इमेज डिस्टेंस, यहाँ चूंकि दो प्रकार का इमेज बनता है, इसलिए इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। फॉर इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को किससे लिखेंगे भाई? V से। किससे? V से। तो फॉर इमेज डिस्टेंस के लिए क्या होगा? फॉर इमेज डिस्टेंस के लिए इमेज यहाँ पर दो प्रकार का बनता है। एक बनता है रियल और एक बनता है वर्चुअल। बस इतने से ही काम चल जाएगा। आप रियल इन्वर्टेड लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी इमेज रियल बनेगा, अगर उसमें कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्वेश्चन में कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी v होती है और v की दूरी क्या ली जाएगी? निगेटिव। क्या ली जाएगी? निगेटिव ली जाएगी हमेशा। अगर कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो आप तुरंत लिखिएगा v क्या होगा? निगेटिव होगा। कौन से के लिए? अवतल दर्पण के लिए। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण के लिए v क्या होगा? अगर कहा कि रियल है, वास्तविक है, क्या है? वास्तविक है, तो इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। और अगर वर्चुअल है, तो v की वैल्यू क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। ये तो डिपेंड करता है कि इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। और अगर कोई वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप उसके साइन को कभी यूज नहीं करेंगे। अगर वैल्यू पता है तभी उसके साइन को लिखा जाएगा। अगर वैल्यू नहीं पता है, अगर किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑलरेडी उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हल जब करेंगे तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव खुद ब खुद आ जाएगा, अपने से ही आ जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी, हाँ रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, ये आपको बता दिया गया। और अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पे। तो हम पहले से मालूम जिस चीज़ का हमें ज्ञान होगा, यानी जो हमें दिया रहेगा, उसको हम ले सकते हैं उसके साइन को, लेकिन जो चीज़ हमको दी नहीं रहेगी उसके साइन को हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी हम उसी चीज़ में, उसी एफ वी आर या यू में उसी का निशान लेंगे जिसे हमें पता होगा, जिसका मान हमें पता होगा। जिसका नहीं पता होगा उसके मान को नहीं लेंगे। दूसरी बात देखिएगा, इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए फोकस दूरी इस तरफ है, तो इसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी भाई? इसके लिए फोकस दूरी पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। और इसी तरफ वक्रता त्रिज्या भी है, क्योंकि ये देखिए, ये आपकी फोकस दूरी हो गई, और ये देखिए ये आपकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई, तो इधर की दूरी क्या बताएगा? पॉजिटिव बताएगी ना जी। तो यानी कि ये आर भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और यू देखिए हमेशा इसी तरफ आता है, यू हमेशा इस तरफ आता है, तो यू क्या होगा? यू निगेटिव होगा। यानी यू मतलब वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और v देखिए, v क्या है? इस साइड में है, तो v क्या होगा? इसके लिए पॉजिटिव होगा।
इसके लिए वी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसके लिए वी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। वी हमेशा इसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा क्या बनती है, रियल और इरेक्टेड बनती है, सॉरी वर्चुअल और इरेक्टेड बनती है, वर्चुअल और इरेक्टेड यानी सीधा और आभासी बनती है। तो दोनों के लिए याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप इसको अगर नहीं जानेंगे तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन गारंटी है नहीं लगा पाएंगे, अंक के प्रश्न आप कभी नहीं हल कर पाएंगे अगर इस साइन कन्वेंशन को नहीं याद रखते हैं तो आप एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, वस्तु की दूरी नेगेटिव होगी, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस यानी इमेज प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करता है कि इमेज कैसा है, अगर रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव। और उत्तल दर्पण के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ रहे होंगे इसको। अब यहां यू हमेशा नेगेटिव होगा, यह ध्यान दीजिएगा, यू ऑलवेज भी नेगेटिव, चाहे वो कोई भी मिरर हो, बोथ मिरर, यानी अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यू हमेशा नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव आया है, यू क्या है, नेगेटिव, तो यू हमेशा ऋणात्मक होगा चाहे कोई भी मिरर दिया हो। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, इसको नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप बिना इसके न्यूमेरिकल सवाल नहीं लगा पाते हैं, और श्योर है कि आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, और इसमें केवल 2 ही फार्मूले हैं, उसी 2 फार्मूले से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो तो बोर्ड एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लें, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। आगे मेरा टारगेट क्या था कि इमेज क्या होती है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, और इस चीज को याद रखिएगा, अभी न्यूमेरिकल जब लगवाया जाएगा तो ये काम आएगा। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा नई हेडिंग होगी, प्रतिबिंब क्या होता है तथा इसके प्रकार, यानी प्रतिबिंब क्या है पहले इसको समझ लें, इमेज क्या है, प्रतिबिंब, ये नई हेडिंग है आपकी, प्रतिबिंब क्या है, इमेज। तो ध्यान दीजिएगा, इमेज आप फॉर्मेशन किए हैं तो आपने देखा है कि इमेज बनने के लिए 2 किरणों को इंटरसेक्ट होना कंपलसरी है, यानी 2 किरणों को आपस में मिलना जरूरी है। जब 2 किरणें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर उसका इमेज बन जाएगा, चाहे वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही हूं चाहे वो वर्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हूं। रियल में इरेक्टेड करेंगी, रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज रियल होगा, वर्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी यानी वर्चुअल में मिलेंगे तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी आभासी होगा। तो हम परिभाषा क्या देंगे, डेफिनेशन क्या देंगे, तो इमेज किसका बनता है भाई, ऑब्जेक्ट का बनता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट हो सकता है, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एरियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई कोणीय ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। तो आप कहेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अगर मिल रही है तो रियल है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या है, इरेक्टेड है। जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप परिभाषा नोट कर लेंगे यहां पर, किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को
उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये प्रतिबिंब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, अभी बताया गया है आपको। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहेंगे रियल इमेज। रियल इमेज। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब इनकी डिफिनेशन लिखने में कुछ नहीं है, क्या करना है, लिखना है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ मिलती हुई प्रतीत है, इसको काट देना, यहाँ पे लिखती है मिलती हैं। अगर मिलती हैं तो ये क्या कैसा प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, रियल है। और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या है, तो वर्चुअल है। वर्चुअल है, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये इमेज की डिफिनेशन हो गई, और इमेज कितने प्रकार के होते हैं ये हो गया। और इसकी डिफिनेशन लिखना है तो कुछ करना नहीं है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं या कहते हैं। उसके बाद आभासी के लिए लिखना है तो ये चीज़ नहीं लिखना है, जिस बिंदु पर मिलती है ये नहीं लिखना है। हालांकि ये लिखना है मिलती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें क्या होगा, अपीयर होंगी, ठीक है। अपीयर होंगी कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसमें यही लिखना है बस। यहाँ इस सेंटेंस की जगह पे जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी लिखना है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और इस पे लिखना है वही जो लिखा हुआ है, जिस मिलती हैं। इसमें क्या लिखना है, मिलती हैं। मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। वास्तविक है, ठीक है। और वास्तविक के लिए इमेज डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होगी, और वर्चुअल के लिए, आभासी के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे वो कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, मैं इसमें कुछ फार्मूले, जो आपको एक फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूले पे थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं। उसके बाद आगे अगर देखेंगे टाइम होगा तो आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, नहीं तो यहीं पे क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, एक फार्मूला मैं आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैं आपको बताया था, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध F=R/2। ये रिलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो बच्चे इस रिलेशन वाली वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, नहीं तो आप ये फार्मूला कहाँ से आया इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये रट सकते हैं, याद नहीं, इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ रटाया नहीं गया, यहाँ प्रूफ कराया गया है कि F=R/2 कैसे हुआ। ये आपको प्रूफ बताया गया है, इसकी उत्पत्ति बताएगी ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। जैसे इसमें देखता हूँ किताब में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दिया हो इस पे आधारित, ठीक है।
और बाकी 2 सूत्र और हैं, वो 2 सूत्र आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे। और वो उन दोनों सूत्रों को भी रटना नहीं है, आपको वो दोनों सूत्र उत्पत्ति के साथ यानी प्रूफ के साथ बताया जाएगा कि कहाँ से आया ये सूत्र। ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन कहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जरूर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण कैसा है? अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है उसकी फोकल लेंथ। इंग्लिश में भी नोट कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मिरर कौन सा है? कॉनकेव है, और फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से, और मिरर कौन सा है? अवतल, यानी कि कानकेव मिरर है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे कितना? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जानते हैं क्या है? तो क्या होता है? एफ इक्वल टू r/2। आर की वैल्यू कितना है? हमने कहा था जो वैल्यू पता होगी उसी का साइन रखेंगे, जो नहीं पता होगा उसका जबरदस्ती साइन नहीं रख देंगे अपने पास से। देखिए हमने यहाँ एफ का साइन नहीं लिया है, आर की वैल्यू पता थी, आर का साइन ले लिया मैंने। आर निगेटिव होता है अवतल का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होती है। ठीक है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा इसका, आर की वैल्यू -30 और इसके अपान में 2, ये कट गया तो एफ इक्वल टू कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन रहता है और ये 1 नंबर में सवाल आ जाएगा आपका। एकदम बेहद सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इससे आसान और क्या हो सकता है? बस खाली डिवाइड करना है, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। जब फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, उसके पहले नहीं निकाल पाएंगे। तो ये फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें अगर और कोई क्वेश्चन दिया हो तो और भी क्वेश्चन करवा देते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। इसे आप इसको नोट कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन और है, इस बार उत्तल दर्पण है। पूरा मिटा देता हूं मैं, पूरा इरेज कर देता हूं इसको और क्वेश्चन को बोल देता हूं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बार बार बोर्ड पे लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लॉन्ग होगी, फालतू वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है फिर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की एक चौथाई है। लिखिएगा, 2 गुनी नहीं, क्योंकि फोकस दूरी बड़ी नहीं हो सकती वक्रता त्रिज्या से। ठीक है। 1 चौथाई है। एक चौथाई है, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा छोटी होनी चाहिए वक्रता त्रिज्या से।
ठीक है, 1/4 है, तब दर्पण की क्वेश्चन कहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 1/4 है। उसकी वक्रता त्रिज्या की, यहाँ की रहेगा, उसकी वक्रता त्रिज्या की 1/4 है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए आप में, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। अब इसका सलूशन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 1/4 है, यानी फोकस दूरी दिया हुआ है किसकी, वक्रता त्रिज्या की 1/4। इसका मतलब 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फोकल लेंथ दिया है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस दूरी को आप एफ से लिखते हैं और ये पॉजिटिव होती भी है, तो लिखिएगा एफ इक्वल टू कितना दिया है, 1/4 दिया है किसकी, वक्रता त्रिज्या के। तो 1/4 इंटू आर, ये 1/4 हो गया ना जी। 1/4 का मतलब 1/4, और किसका, वक्रता त्रिज्या का। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, देखिए फोकस दूरी किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर की 1/4 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो 1/4 हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल फार्मूला होता है एफ इक्वल टू r/2। एफ की वैल्यू कितना है भाई, 1/4 इंटू आर बराबर r/2। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, या करके, या आर का 1 में मल्टीप्लाई होगा आर हो जाएगा। नीचे कितना लिखा है, 4 लिखा है। अब यहाँ लिखा है r/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 का r में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू आर, ठीक है ना। और इस बार यहाँ 2 का r में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ये तो होगा, है यही होगा ना, देखिएगा। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, 2r को इधर ले आइए, यानी r 2r ये हो गया, ये 4r हो गया। अब r को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये 4r माइनस 2r बराबर इधर क्या बचेगा, 0। कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2r बराबर 0। तो r बराबर 0/2, तो इसका मतलब r बराबर कितना आ गया, 0। r बराबर 0, ठीक है। तो ये r की वैल्यू हो गई, ठीक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए पॉजिटिव आया है, और कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती भी है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो की हर एक चीज़ें समझ में आई होंगी, हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। अगली वीडियो में हमको क्या पढ़ना है कि हमें एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन करना है। सबसे पहले इसको बताना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि आवर्धन क्या होता है, यानी मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है इसको बताना हमें। इसमें एक फार्मूला आएगा m इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस v/u। ये भी फार्मूला कहाँ से आया इसको बताया जाएगा। और एक और फार्मूला जो जिसको हम मिरर फार्मूला बोलते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो कुल 3 फार्मूले हो जाएंगे। इसी 3 फार्मूले से पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल आपका समाप्त हो जाएगा। कल हो सकता है ये चैप्टर थ्योरी में एंड हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस कर ली जाएगी न्यूमेरिकल की, तो 1-2 लेक्चर मैक्सिमम और जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो सकता है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक यानी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और
इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।